गुड मॉर्निंग। आज हम भूगोल को पढ़ाने से पहले उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि बिना प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व जानकारी के बिना हम अगर भूगोल का अध्ययन करते भी हैं तो हमारे लिए आगे चल के कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले हम अपने सौरमंडल, पृथ्वी के बाकी चीज़ों आदि का अध्ययन अच्छे से कर लें, उसके बाद तब हम आगे अपने आप को बढ़ाएंगे। इसलिए इस आधार पर पहला लेसन हम लोग सामान्य जानकारी के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं कि हमारा सौरमंडल कैसा है, पृथ्वी कैसी है, इसके बारे में। और हम यही कहेंगे आप लोगों से कि जो चीज़ें समझ में आए वो ठीक, नहीं तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसके द्वारा आप किसी भी परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे गुजारिश है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए और पढ़ते हुए समझते हुए आगे हम लोग बढ़ते चले जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी सौरमंडल अर्थात सूर्य के आसपास घूमने वाले 8 मुख्य ग्रहों में से एक है। यानी कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सौरमंडल है, उन सौरमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो कहलाता है उसे सूर्य के नाम से जानते हैं। यानी बिना सूर्य के कोई भी ग्रह की उत्पत्ति भी नहीं मानी जाती, इसलिए मुख्य ग्रह के रूप में सूर्य ही माना जाता है। और अगर सूर्य ना हो तो कोई ग्रह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण चुंबकीय जो उन लोगों में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है उसी के कारण अपने कक्ष में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य का चक्कर लगाने के कारण ही सम्यक गति और परिक्रमण गति और भ्रमण गति दोनों गतियों के कारण उन लोगों में अपनी एक जो है गति प्राप्त होती है, जिसके कारण जो है हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों ने ये माना है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और पृथ्वी अब लट्टू की तरह घूमता है, जो कि एक खगोलीय पिंड है। और यह किसके चारों तरफ घूमती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और सूर्य का एक चक्कर यानी कि परिक्रमण जब सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो उसे परिक्रमण कहेंगे, और जब पृथ्वी स्वयं का चक्कर लगाएगी उसे भ्रमण कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी घूमते हुए लगाती है उसे वह सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन अर्थात हर 4 साल बाद 366 दिन हो जाता है। इस आधार पर हम कहेंगे कि 4 साल बाद जो लीप वर्ष आता है उसमें फरवरी 28 दिन का होता है। अब आगे अगर हम देखें इसमें तो पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती तो क्या होगा? सवाल उठता है कि अगर सूर्य के पास ही पृथ्वी होती तो क्या होता? तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि पृथ्वी जल जाएगी, क्योंकि सूर्य में तो आग होती है, बहुत गर्मी होती है। और इस गर्मी के कारण क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी को जला देता है, जीवन का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसी आधार पे ये भी कहा जा सकता है अगर दूर होती तो ठंडा होती, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता और बर्फ़ जम जाते, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाता। यानी दोनों परिस्थितियों में पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम सूर्य और पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पूरे ग्रहों में से पृथ्वी पे ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, नहीं तो और किसी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। अब दूसरा हम देखते हैं कि अक्ष क्या होता है और ध्रुव क्या होता है। जैसा कि पहले ही भी हम लोग पढ़ रहे और देख रहे थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
तो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि उत्तरी ध्रुव कौन है, दक्षिणी ध्रुव कौन है, अक्ष किसे कहते हैं। तो इन सब का भी ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो अक्ष और ध्रुव यानी पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है। लट्टू को आपने घूमते हुए देखा होगा कि वो एक कील होती है और वो उसी कील पे घूमती रहती है। तो जो कील होती है, जहाँ पे कील लगा रहता है मध्य को, हम उसे अक्ष कहते हैं या केंद्र बिंदु कहते हैं। और उसी केंद्र बिंदु के सहारे पृथ्वी अपना परिभ्रमण करती है, यानी अपना चक्कर लगाती है। और जब वो अपना चक्कर लगाती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, और जिस बिंदु के द्वारा लगाती है उसे अक्ष कहते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच में होती है। अब इस आधार पर ये होता है कि पृथ्वी 23.5 अंश अपने केंद्र से झुकी हुई है और केंद्र से झुकी हुई है। इस आधार पे जो केंद्र बिंदु है, जहाँ से पृथ्वी का जो है कि घूम रही है, जैसे लट्टू का कील होता है, कील जो जिस अक्ष पे घूमता है तो उसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव और उसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और यह एक घूमते हुए पृथ्वी के धरातल पर स्थिर बिंदु होती है, यानी ये भी घूमती है, ऐसा नहीं कि वो घूमता। जैसे आपने लट्टू नाचते हुए देखा होगा तो कील भी घूमती है, तो उसी तरह यह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और जब ये अपना चक्कर लगाती है तो उसे जो है कि परिभ्रमण करते हैं, और जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण करते हैं। अब इसमें आते हैं, बात आती है, हम लोग पढ़ते हैं विषुवत रेखा किसे कहते हैं। विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा को हम 3 नाम से जानते हैं। पहला है, मान लीजिए विषुवत रेखा होगी, दूसरा भूमध्य रेखा होगी, और तीसरा 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी रेखा खींची नहीं गई है, लेकिन हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उसे कागज़ पे प्रक्षेपित करते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, और चित्र बनाकर उसको समझने के लिए हमें तरह तरह की रेखाओं का निर्माण करना पड़ता है, और उसे कई भागों में बांटना पड़ता है। इसलिए जो हम पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर हम रेखाएं खींचते हैं, उन्हें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। और अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि पृथ्वी को जो बीचों बीच से काटती है, पृथ्वी को गोले को जो बीचों बीच से काटती है, उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसका जो है कि यह 0 अंश का होता है। इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 अंश अक्षांश होता है इसकी डिग्री, और इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब आप इस चित्र में आप कुछ आंकड़े देख रहे हैं, जो कि आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, जो कि हमेशा काम देने वाली चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं सूर्य क्या है। सूर्य यह एक अत्यंत प्रज्वलित गैस पदार्थों का बहुत बड़ा गोला खगोलीय पिंड है, यानी कि सूर्य आग का गोला का भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमेशा आग जलती रहती है, और आग जलने के कारण इसे हम आग का गोला भी कहते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यानी सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर है। इसका आयतन हमारी पृथ्वी की अपेक्षा 13 लाख गुना से भी बड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से कितनी बड़ी है? 13 लाख गुना बड़ी सूर्य है। यानी हमारी पृथ्वी 13 लाख गुना क्या है? छोटी है। यानी इतना बड़ा सूर्य है, और इतना नाभिकीय विखंडन होता है, जिसमें हीलियम और तरह तरह की गैसें आती हैं, और उन गैसों के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो आग दिखता है। और आग ही होता है, क्योंकि आग का गोला की तरह वो दिखता ही है। यह एक मध्यम आयु, जिसकी आयु लगभग 4600 करोड़ वर्ष मानी गई है। यानी कि सूर्य को हम
तारा भी कहते हैं, क्योंकि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश, किसी भी ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी तरह लेकिन तारे जो हैं अपने प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि सूर्य एक तारा है, न कि ग्रह है। इसकी पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़, लगभग इतना दूर पे है। और इसी के प्रकाश से पूरी जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.5 मिनट लगते हैं, लगभग 8.5 मिनट लगते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। जबकि प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अब इसका आकलन कर लीजिए कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 8.5 मिनट लगते होंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने पे। तो सूर्य कितना दूर हो सकता है? आगे हम देखते हैं। यह अपनी धुरी पर 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण मैंने बताया ही आगे कि परिभ्रमण मतलब अपने ही चारों तरफ घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। इसीलिए 24 घंटे में दिन रात हम मानते हैं, लेकिन कभी कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी कभी दिन छोटा हो जाता है। उसका कारण यही है कि 25 घंटे 9 दिन 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में वो पृथ्वी अपना एक चक्कर लगा लेती है। यही हमारी पृथ्वी को प्रकाश, गर्मी, शक्ति, जीवन प्रदान करता है और सभी जीवधारियों के लिए भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं हो सकती। अब आगे हम सूर्य के बारे में इतना हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं तारे और अंतरिक्ष। रात में आकाश में असंख्य तारे हमको दिखाई देते हैं, और इसमें तो इतने भी बड़े बड़े हैं जो सूर्य से भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन चूँकि वो हमसे बहुत दूर हैं इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसी में नक्षत्र हैं और बहुत से ग्रह हैं, तारे हैं, यानी कि सारी चीज़ें इस आकाश मंडल में है। इसी में गैलेक्सियाँ हैं, जिसमें हमारी भी गैलेक्सी एक महत्वपूर्ण गैलेक्सी के रूप में मानी जाती हैं। दूरी का अनुमान अगर हम इस बात से लगा सकते हैं कि इनमें जो नक्षत्र सबसे अधिक हमारे समीप होते हैं उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 साल में पहुंच पाता है। यानी जो तारे हमसे सबसे पास में हैं उसका प्रकाश हमें लगभग 4 वर्ष लग जाता है हमारे यहाँ प्रकाश आने में, और कुछ नक्षत्र का प्रकाश तो हमारी धरती तक आती ही नहीं है। यानी नक्षत्र मतलब तारों का। इस दूरी के कारण वो इतने छोटे दिखाई देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सूर्य से भी दूर बहुत से तारे हैं जो कि सूर्य से बहुत बड़े बड़े हैं। सूर्य तो एक नॉर्मली छोटा सा तारा दिखता है, क्योंकि पृथ्वी के पास है इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। सौरमंडल और अन्य पिंडों को मिलाकर हम ब्रह्मांड करते हैं। यानी सूर्य, तारे और सभी ग्रह जब मिलाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? एक ब्रह्मांड करते हैं। अब कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं ग्रह क्या है। ग्रह उन गोलाकार पिंडों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर निरंतर हमेशा घूमते रहते हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से ताप प्राप्त करते हैं, यानी ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और उसमें से 8 ग्रह प्रमुख हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। सूर्य से दूरी के क्रम में उन ग्रहों का नाम ऐसे, यानी कि जो सूर्य से जैसे जैसे बढ़ते हुए क्रम में जो ग्रह हैं, तो सूर्य के सबसे पास बुध है, उससे दूर शुक्र है, उससे दूर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, वरुण और बुध की दूरी सूर्य से लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है, और प्लेटो जो कि एक बौना ग्रह है लगभग 6 अरब किलोमीटर है। बृहस्पति का आकार सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है और बुध का सबसे छोटा ग्रह है, जिसे बौना ग्रह भी कहते हैं। अब बौने ग्रह के अंतर्गत हम लिखते हैं तो
अभी तक हमारे सौरमंडल में 7 बौने ग्रह ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है और या तो कुछ दूर पर हैं, जो हमारे सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं परंतु उन्हें जो है ग्रह की कोई भी संज्ञा प्राप्त नहीं है। नई ग्रह की परिभाषा के अनुसार सूर्य की परिक्रमा के अलावा इनका द्रव्यमान भी इतना होना चाहिए कि ये अपना आकार लगभग गोलाकार रख सकें और साथ ही इस उनकी कक्षा में पड़ोसी के मार्ग को काट न सकें। ये परिभाषा प्लेटो पर खरी नहीं उतरती, इसलिए इसे जो है कि ग्रह नहीं माना जाता है और इसे बौने ग्रह के रूप में बाहर रखा जाता है, क्योंकि इनका कोई जो है कि रास्ता नहीं होता, इनका कक्ष नहीं होता, ये भाग जाते हैं, कहीं से भी आते हैं और टकरा भी सकते हैं, इसलिए इनको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आगे अगर हम देखें तो हम चलते हैं आगे तो देखते हैं उपग्रह। अब यहाँ देखते हैं उपग्रह क्या है। उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह। अब जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही उपग्रह भी अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा 63 है, शनि के 33 हैं। इस तरह से आप इस नोट्स में देख सकते हैं सभी ग्रहों के कितने कितने उपग्रह हैं और जो अपने ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं। और पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से हम भी जानते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है जिसे हम चंदा मामा के नाम से भी जानते हैं, जो हमको दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और लगभग ये पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है और ये पृथ्वी का 1 महीने में चक्कर लगाता है, यानी कि 29.5 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, परिक्रमा कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, जिसे हम माह कहते हैं या महीना कहते हैं या मास कहते हैं। तो ये जो 30 दिन का हम लोगों का 1 2 3 करके दिनांक बने हैं, डेट बने हैं, इसी आधार में बने हैं। और क्योंकि चंद्रमा जितना 29-29.5 दिन में चक्कर लगाती, इसीलिए ये महीने बनाए गए हैं। अब आगे अगर हम देखें तो चाँद का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के ही प्रकाश से चमकता है और चाँद आधा हमको दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। और जो 51% के लगभग वैज्ञानिकों ने कहा कि जो सूर्य का जो चाँद का भाग हमको दिखाई देता है वो 51% भाग ही दिखाई देता है और चाँद के पीछे का भाग हम नहीं देख सकते हैं। अब चाँद कैसे कैसे घूमता है, उसकी कलाएं क्या हैं, तो इसमें देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और इनके गोले होने के कारण दोनों का आधा भाग सदा ही प्रकाशित होता है, यानी चमकता है, और आधा हमेशा अंधेरे में रहता है। तो पृथ्वी के अंधेरे भाग पर चंद्रमा के प्रकाशित भाग से जो प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती हैं उन्हें हम चांदनी कहते हैं। यानी कि अंधेरे जब सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ेगा और पृथ्वी का प्रकाश चांद पे पड़ता है, तो उससे जब अंधेरा हो जाता है तो रात में देखते हैं तारे बहुत चमचमाने लगते हैं, चांद दिखने लगता है, तो उसे हम कहते हैं चांदनी रात है। तो उस तरह से हम कर लेते हैं, उसे चांदनी कहते हैं कि अंधेरे भाग पे जब चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है तो उसे चांदनी हम कहते हैं। इस तरह से हम पूरे महीने का आकलन देख लेते हैं। और चंद्रमा जैसे जैसे घूमता है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश घटता है और बढ़ता है, उसी तरह चाँद भी महीने में पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो एक जब घट जाता है तो पृथ्वी के सूर्य के सामने आ जाती है और चंद्रमा छिप जाता है पृथ्वी के पीछे, तो अमावस्या हो जाती है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो
क्या हो जाती है, पूर्णिमा हो जाती है। इस आधार पे अब नीचे आप देख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, चंद्र पक्ष किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आप इस आधार पे समझ सकते हैं। और नीचे ग्रहों की, सूर्य की दूरी और रेखा का व्यास के साथ साथ आपको अक्ष का भी व्यास दिया गया है। इसे आप नोट डाउन करके समझने की कोशिश करिएगा अपने से। और जो नीचे प्लूटो मैंने काट दिया है क्योंकि इसको बाहर कर दिया गया है। इस समय 8 ही ग्रह हमारे सौरमंडल में माने गए हैं। और इस आधार पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होगा। जब पृथ्वी, चांद और सूर्य के ठीक सीध में आ जाए तो पृथ्वी की छाया चांद पे पड़ती है और उस पर अंधेरा छा जाता है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी अमावस्या को चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण सदा पूर्णिमा को होता है, परंतु हर पूर्णिमा को नहीं होता। इसका कारण यह है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की कला तलों में लगभग 5 डिग्री का परस्पर झुकाव है। चंद्र ग्रहण उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में होता है। ऐसी कभी कभी होती है जब चंद्रमा का केवल कुछ भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है, तो उसे खंड ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग सूर्य की परछाई में आ जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु हर एक अमावस्या को नहीं होता है। इसका भी वही कारण है कि 5 डिग्री का चांद का झुकाव होना। अब जैसा कि हमने चंद्र ग्रहण पढ़ा, उसी तरह सूर्य ग्रहण भी होता है कि जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। और अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि जब पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच में आ जाए, यानी पृथ्वी एक तरफ चांद हो और दूसरी तरफ सूर्य हो, तो बीच में पृथ्वी आएगी। तो पृथ्वी पर जब सूर्य की छाया पड़ेगी तो वो चांद को क्या कर लेता है? ढक लेता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी तरह जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाएगा तो उसे हम सूर्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहले चांद पे पड़ता है फिर पृथ्वी पर पड़ता है, तो इसलिए सीधा जो है प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाती और सूर्य पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, इसलिए हम लोग सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। इन सब मिलाकर हमारा पूरा सौर मंडल का परिवार बनता है और ये छोटे बड़े सब ग्रह मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आज यहीं तक आप लोग को बताया जाएगा। और अगर और अच्छे से समझना चाहते तो ये चित्र के माध्यम से अच्छे से इसका अध्ययन करिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो बातें नहीं समझ में आएंगी आप बात कर सकते हैं हमसे। देखिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, इसमें देखिए विषुवत रेखा दिख रहा होगा आपको, विषुवत ध्रुव दिख रहा होगा, विषुवत वृत्त, ध्रुवीय व्यास दिख रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव दिख रहा है। यहाँ पे चंद्रमा की कलाएं बनाई गई हैं कि कैसे कैसे चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी कैसे कैसे घूम रहे हैं। यहाँ सौरमंडल का आपका दिखाया गया है कि कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे अपना सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, कैसे कैसे उनका आकार है। यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई गई है और यहाँ पे चंद्र ग्रहण की स्थिति दिखाई गई है। इस आधार पे हम आज केवल अपने पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।